सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 11 के गणित में लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पार्ट को आगे पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों हम कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए गणित में एक नया पार्ट डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और बायोलॉजी में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में कुछ और बातें जान लेंगे। तो ध्यान रहे बच्चों, गणित के सभी सवालों को बनाना है एपिसोड देखने के बाद और बायोलॉजी के पार्ट को आपके किताब से दोबारा जरूर पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गणित का पाठ रैखिक असमीकाएं यानी लीनियर इनइक्वालिटीज। तो आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर कि आज के इस वीडियो के विषय क्या होंगे। पहला विषय होगा दो चर राशियों के रैखिक असमीकाओं का आलेखीय हल यानी ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। और अगला विषय होगा दो चर राशियों की असमीका निकाय का हल यानी सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पहला विषय। पहले हमने जो वीडियोस देखी उसमें जाना कि रैखिक असमीका होता क्या है और वह कितने प्रकार की है। आज हम जानते हैं एक रोचक तथ्य कि एक रेखा कार्तीय तल को रेखा के अतिरिक्त दो भागों में बांटती है। तो जैसा कि आप इस आकृति में देख पा रहे होंगे, एक नीले रंग की रेखा है जो कार्तीय तल को दो भागों में बांट रही है और इस प्रत्येक भाग को हम अर्धतल कहते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए, ये है बायां अर्धतल और ये है हमारा दायां अर्धतल। किंतु विभाजन जो है वो क्या इसी तरीके से ही संभव है या इसका कोई और तरीका भी हो सकता है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक रेखा जो है वो कार्तीय तल को रेखा के अतिरिक्त भी दो भागों में बांट रही है और इस बार तरीका कुछ अलग है। आप इस आकृति को देखिए और पिछली आकृति जो आपने देखी थी उसकी तुलना करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ भी जो रेखा है उसने दो भागों में बांटा है और यहाँ के भागों को भी हम अर्धतल ही कह रहे हैं, किंतु वहां था बायां अर्धतल और दायां अर्धतल, यहाँ होगा निचला अर्धतल और ऊपरी अर्धतल। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पहला उदाहरण। पहले उदाहरण में कहा गया है कि एक असमीका है 3x + 2y जो कि बड़ी है 6 से और हमें इसको आलेखीय विधि यानी ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ऐसे प्रश्न जब आपके पास आते हैं, सबसे पहला चरण आपका ये होना चाहिए कि उस असमीका को समीकरण के रूप में आप परिवर्तित करें और उसका ग्राफ खंडित रेखा के रूप में खींचे। तो असमीका जो 3x + 2y > 6 थी उसको मैंने लिख दिया 3x + 2y = 6। तो यहाँ देखिए, हमने यहाँ इसका आलेख खींच दिया है। इस आलेख में आप रेखा 3x + 2y = 6 को देख पा रहे होंगे और ये रेखा जो है वो कार्तीय तल को दो भागों में बांट रही है। ये देखिए, ये है दूसरा अर्धतल और ये है
पहला अर्धतल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें सबसे पहले एक बिंदु लेना है ऐसा जो कि रेखा पर स्थित नहीं है। तो हमने मूल बिंदु का चयन किया, यानी 0,0 जिसके निर्देशांक है, और साथ ही साथ यह भी देखा कि यह अर्धतल 1 में स्थित है। अब हमने ये जो मान है 0,0 यह असमिका में डाला तो हमें क्या प्राप्त हुआ, x की जगह डाला 0, y की जगह डाला 0, 3 जब 0 से गुना होगा तो 0 होगा और 2 जब 0 से गुना होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो इससे हमारा जो असमिका था उसका रूप परिवर्तित हो गया और हमें देखने को मिला कि 0 बड़ा है 6 से। आपको ये तथ्य बहुत अजीब लग रहा होगा कि 0 6 से बड़ा कैसे हो सकता है, यानी ये जो है वो असत्य है। असत्य होने के कारण हमें यह पता चला कि अर्धतल 1 जो दे रखा है उसमें दिए हुए असमिका का कोई भी हल उपलब्ध नहीं है, यानी असमिका का हल क्षेत्र जो है वह नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसके बाद हमें क्या करना है। अब स्पष्टतः रेखा, ये जो आप देख पा रहे होंगे, इस पर स्थित कोई भी बिंदु दी गई असमिका को संतुष्ट नहीं करता है। इसलिए हम क्या जानेंगे कि छायांकित जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अर्धतल 2 है, वो उस रेखा के बिंदुओं को छोड़कर दी हुई असमिका का हल क्षेत्र है। यानी आप अर्धतल 1 को मत लीजिए, रेखा को मत लीजिए, बाकी का ये जो अर्धतल है वह असमिका का हल क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला उदाहरण। अगले उदाहरण में आपको बहुत ही साधारण सी असमिका दी गई है, y जो कि कम है 2 से, यानी y लेस देन 2। इसको आलेखन विधि यानी ग्राफिकली हम कैसे हल करेंगे, आइए समझते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा क्या चरण था, हमारा चरण था कि असमिका को समीकरण के रूप में परिवर्तित करके उसका खंडित ग्राफ जो है वो रेखा के रूप में खींचना है। तो आप यहाँ पर ग्राफ देख पा रहे होंगे, y बराबर 2 ये हमारा समीकरण है और इसको यदि मैं ग्राफ पर लाना चाहूं तो वो इस रेखा की तरह दिखेगा। और ये जो रेखा है y बराबर 2 ये इस ग्राफ को 2 भागों में बांट रही है, यानी इस कार्तीय तल को 2 भागों में बांट रही है, अर्धतल 1 और अर्धतल 2। अब हम एक बिंदु 0,0 का चयन करते हैं जो कि मूल बिंदु होगा, और आपने देखा x और y के निर्देशांक जो होते हैं वो मूल बिंदु पर 0 और 0 है। तो y बराबर 0 इसको हम असमिका में डालेंगे। तो जब हमने असमिका में डाला तो असमिका क्या थी, y लेस देन 2, यानी y 2 से कम है। अब y को मैं 1 गुना y लिख सकती हूँ और y के स्थान पर 0 डाल सकती हूँ। अब 1 गुना 0 होता है 0, तो 0 जो है वो 2 से छोटा है जो कि सत्य है। तो इससे हमें यह प्राप्त होता है कि जो रेखा y बराबर 2 दी गई है उसके नीचे का क्षेत्र जिसमें मूल बिंदु 0,0 स्थित है दी गई असमिका का हल क्षेत्र है। अतः रेखा y बराबर 2 के नीचे के समस्त बिंदु दी गई असमिका के हल हैं। तो आशा करती हूँ ये उदाहरण आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं असमिका निकाय के हल के बारे में। उदाहरण में आपको 3 असमिका दे रखी है। पहली असमिका है 5x + 4y कम या बराबर है 40 से। फिर दूसरी असमिका है कि x या तो 2 से बड़ी है या 2 के बराबर है, और उसके बाद दिया है y या तो वो 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है। हमें इसे आलेखीय विधि से हल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी असमिका दे रखी है उन सभी को हम समीकरण के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। तो पहली असमिका जो थी वह समीकरण में आके बनती है 5x + 4y बराबर 40, दूसरी है x बराबर 2 और तीसरी है y बराबर 3। इसको हम रेखाओं के द्वारा आलेख में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं आलेख में तीनों ही समीकरणों से हमने रेखा खींच दी है और यह साफ साफ नजर आ रहा है कि सर्वनिष्ठ छायांकित क्षेत्र जो है और रेखाओं पर सभी बिंदु दिए हुए रैखिक असमिका निकाय के हल हैं।
तो जब आपको असमिका का निकाय दिया होगा तो आप सभी असमिकाओं को जब ग्राफ पर बना लेंगे यानी आलेख में चित्रित कर लेंगे, तो उसके बाद जो सर्वनिष्ठ छायांकित क्षेत्र आएगा वह उस असमिका निकाय का हल होगा। इसी के साथ हमारा यह अध्याय जो है वो समाप्त होता है। आशा करती हूँ आज का अध्याय आपको समझ आया होगा। आज का हमारा पहला विषय था दो चर राशियों के रैखिक असमिकाओं का आलेखीय हल, और उसके बाद का विषय था दो चर राशियों की असमिका निकाय का हल। घर जाइए, आपकी पुस्तिका में जो पाठ 6 दे रखा है उसकी सभी प्रश्नावलियों को हल करने का प्रयत्न कीजिए, और किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन का अंतिम भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है, जिनमें अगुणित गुणसूत्र का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाले अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। इस विभाजन को हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है एवं निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित होती है। पादपों एवं प्राणियों में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषताएं निम्न है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं, जिसे अर्धसूत्री 1 व अर्धसूत्री 2 कहते हैं। इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक ही चक्र पूर्ण होता है। इस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों की प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री 1 अवस्था प्रारंभ होती है। अर्धसूत्री विभाजन 1। पहले अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम दूसरे अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। पहली पूर्वावस्था। पहली अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था की तुलना समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से की जाए तो यह अधिक लंबी व जटिल होती है। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इसे 5 प्रावस्थाओं में उपविभाजित किया गया है, जैसे तनुपट यानी लेप्टोटीन, युग्मपट यानी जाइगोटीन, स्थूलपट पैकिटीन, द्विपट यानी डिप्लोटीन व पारगतिक्रम यानी डायकाइनेसिस। आइए इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तनुपट यानी लेप्टोटीन। साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर लेप्टोटीन अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्र का संहनन यानी कॉम्पैक्शन पूरी तनुपट अवस्था के दौरान जारी रहता है। इसके उपरांत पूर्वावस्था की द्वितीय चरण प्रारंभ होती है, जिसे युग्मपट कहते हैं। इस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों का आपस में युग्म प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार संबंधता को सूत्र युग्म कहते हैं। इस प्रकार के गुणसूत्रों में युग्मों को समजात गुणसूत्र कहते हैं। इस अवस्था का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मलेखी यह दर्शाता है कि गुणसूत्र सूत्र युग्म के साथ जटिल संरचना में निर्माण होता है, जिसे साइनैप्टोनीमल सम्मिश्र कहते हैं यानी साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जिस सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों द्वारा होता है उसे युगली यानी बाइवैलेंट कहते हैं अथवा चतुष्क यानी टेट्राड कहते हैं। यद्यपि ये अगली अवस्था में
अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। पूर्वावस्था 1 की उपर्युक्त दोनों अवस्थाएं पैकेटीन अवस्था से अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है। इस अवस्था के दौरान युगली गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती है, जहां पर समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर दो समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान के कारण होता है। विनिमय एंजाइम द्वारा होता है। इस एंजाइम का नाम रिकॉम्बिनेज है। द्विपट यानी डिप्लोटीन के प्रारंभ में साइनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन हो जाता है और युगली के समजात विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग अलग होने लगते हैं। विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की संरचना को काइस्मेटा कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत जरूरी है आपके लिए याद रखना कि जो विनिमय बिंदु एक्स आकार का होता है उसे काइस्मेटा कहते हैं। कुछ कशेरुकी प्राणी में अंडकों की द्विपट महीनों या वर्षों बाद समाप्त होती है, जैसे कि मनुष्यों में। अर्धसूत्री प्रावस्था 1 की अंतिम अवस्था पारगति क्रम यानी डाइकाइनेसिस कहलाती है, जिसमें काइस्मेटा का उपांति भवन हो जाता है, जिसमें काइस्मेटा का अंत होने लगता है। इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतः संघटित हो जाते हैं व तुर्क तंतु एकत्रित होकर समजात गुणसूत्रों को अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं। पारगति क्रम के अंत तक केंद्रिका अदृश्य हो जाती है और केंद्रक आवरण झिल्ली भी विघटित होती है। पारगति क्रम मध्यावस्था की ओर पारगमन को निरूपित करता है। अब हम पढ़ेंगे मध्यावस्था, पहली मध्यावस्था के बारे में। युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। विपरीत ध्रुवों के तुर्क तंतु की सूक्ष्मलिकाएं समजात गुणसूत्रों के जोड़ों से अलग अलग चिपक जाती है। पश्चावस्था 1, इसमें समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र बिंदु में जुड़ जाते हैं। पहली अंत्यावस्था, इस अंत्यावस्था में केंद्रक आवरण व केंद्रक पुनः स्पष्ट होने लगते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है कि इस अवस्था को कोशिका द्विक कहते हैं। यद्यपि बहुत से मामलों में गुणसूत्र का कुछ छिद्राव होता है, जबकि अंतरावस्था केंद्रक में पूर्णतः फैली अवस्था में नहीं मिलते। दो अर्धसूत्र विभाजन के बीच एक अवस्था को अंतरालावस्था यानी इंटरकाइनेसिस कहते हैं और यह सामान्यतः कम समय के लिए होता है। इसके बाद दूसरी पूर्वावस्था आती है, जो पहली पूर्वावस्था से काफी सरल होती है। जिस तरह हमने सूत्रीय कोशिका विभाजन में पढ़ा था, अलग अलग अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, वही अवस्थाएं अब दूसरी अर्धसूत्री विभाजन में होती है। दूसरी पूर्वावस्था, दूसरी अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र के पूर्ण लंबे होने के पहले व कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ होता है। अर्धसूत्री विभाजन 1 के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन 2 सामान्य सूत्री विभाजन के समान होता है। पूर्वावस्था 2 के अंत तक केंद्रक आवरण अदृश्य हो जाता है, गुणसूत्र पुनः संघनित हो जाता है। दूसरी मध्यावस्था, इस अवस्था में गुणसूत्र मध्यांश पर पंक्तिबद्ध हो जाता है और विपरीत ध्रुवों की तुर्क तंतु के सूक्ष्मलिकाएं इनके संतति अर्धगुण सूत्र की काइनेटोकोर से चिपक जाती है। दूसरी पश्चावस्था, इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं और इनसे जुड़ी संतति अर्धगुण सूत्र कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। दूसरी अंत्यावस्था, यह अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है, जिसमें गुणसूत्र के दो समूह पुनः केंद्रक आवरण द्वारा घिर जाते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन के उपरांत 4 अगुणित संतति कोशिकाओं का कोशिका चतुष्टय बन जाता है।
अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों में प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है। यद्यपि विरोधाभासी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यद्यपि विरोधाभासी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसके द्वारा जीवधारियों की जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक विभिन्नताएं बढ़ती जाती है, जो कि किसी भी जीव के जीवन के लिए बहुत आवश्यक होती है। विकास प्रक्रिया के लिए विभिन्नताएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हमने सीखा अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन का महत्व, और इसी के साथ हमारा ये अध्याय कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन समाप्त होता है। Dari COVID ke cara dia kata नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना पाठ सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स का एक नया अध्याय पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के विषय क्या हैं। सारणिकों के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स और त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सारणिकों के गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों पहला गुणधर्म है कि किसी सारणिक का मान पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। यानी यदि आपके पास एक सारणिक है इस प्रकार से, इसकी पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करने पर हमें एक सारणिक प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार से, जिसे हम डेल्टा 1 के नाम से बोल रहे हैं। तो दोस्तों इस गुणधर्म के अनुसार
डेल्टा बराबर डेल्टा 1, यानी इस सारणिक के मान में कोई बदलाव नहीं होगा। चलिए दोस्तों दूसरा गुणधर्म देखते हैं। यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियां या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यानी यदि डेल्टा हमारे पास एक सारणिक है जो आपको दिख रहा है और हम R1 पंक्ति को R3 पंक्ति से बदल दें तो हमें डेल्टा 1 कुछ इस प्रकार से मिलेगा दोस्तों। और इस गुणधर्म के हिसाब से दोस्तों डेल्टा 1 का मान माइनस डेल्टा के बराबर होगा, यानी इसका चिन्ह परिवर्तित हो गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं तीसरा गुणधर्म जो है, यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियां अथवा स्तंभ समान है, मतलब सभी संगत समान है, तो सारणिक का मान 0 होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और चौथा गुणधर्म देखते हैं। यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर से गुना करते हैं तो उसका मान भी k से गणित हो जाता है। यानी आपके पास एक सारणिक है डेल्टा बराबर जो आपको दिख रही है और डेल्टा 1 मैंने दोस्तों ली है, पहली पंक्ति में मैंने इसका k से गुणन कर दिया है, यानी हर अवयव इस पंक्ति का, पहली पंक्ति का k से जुड़कर लिखा गया है। तो दोस्तों इस गुणधर्म के हिसाब से डेल्टा 1 बराबर हो जाएगा k डेल्टा, यानी k बाहर आ जाएगा और पूरा सारणिक k से गुणन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पांचवा गुणधर्म देखते हैं। यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों तो सारणिक को दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी आपके पास एक सारणिक है जो आपको इस प्रकार से दिख रहा है और पहली पंक्ति में आप दोस्तों देख रहे हैं a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3 अवयव है। यानी अपने गुणधर्म के मुताबिक हम अपने डेल्टा को इस प्रकार से दो सारणिक के योगफल में लिख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं a1, a2, a3 पहली पंक्ति में है पहले सारणिक की और दूसरे सारणिक में आपको लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 पहली पंक्ति में दिखाई दे रखा है। आगे देखते हैं दोस्तों और अपना गुणधर्म 6 देखते हैं। यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणिक का मान वही रहता है। यानी यदि हम Ri को Ri प्लस के Rj में परिवर्तित करें या Ci को Ci प्लस के Cj इन उसका प्रयोग करें तो सारणिक का मान वही रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और एक उदाहरण देखते हैं। दर्शाइए कि यह सारणिक का मान 0 के बराबर है। चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे पास ये सारणिक दिया हुआ है और इसको हम दो सारणिक के योगफल में लिख सकते हैं अपने गुणधर्म के मुताबिक। और जब हम इसका मान निकालेंगे दोस्तों तो वह हमें 0 के बराबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा गुणधर्म था कि यदि हमारी दोनों पंक्तियां एक समान हो या दो स्तंभ एक समान हो तो उस सारणिक का मान 0 होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और एक और उदाहरण देखते हैं। डेल्टा बराबर एक सारणिक दे रखा है और हमें दिखाना है कि यह बराबर है a क्यूब के। तो चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। दोस्तों सारणिक डेल्टा में R2 को हम बदल रहे हैं R2 माइनस 2R1 और R3 को हम परिवर्तित कर रहे हैं R3 माइनस 3R1। इसका प्रयोग करके दोस्तों हमें अपना डेल्टा कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा और पुनः R3 को R3 माइनस 3R1 में बदल कर दोस्तों हमें कुछ इस तरीके से अपना सारणिक मिलेगा जिसको हम C3 के उसमें एक्सपैंड करेंगे तो हमें मिलेगा A और 2 क्रॉस 2 कोटि का एक सारणिक प्लस 0 प्लस 0।
जिसे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमें वह a क्यूब के बराबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सीखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों एक त्रिभुज जिसके शीर्ष बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं, x1 y1, x2 y2 तथा x3 y3। हम उसका क्षेत्रफल व्यंजक इस प्रकार में निकालते थे, 1/2 x1 का गुणन y2 माइनस y3 प्लस x2 का गुणन y3 माइनस y1 प्लस x3 का गुणन y1 माइनस y2। अब हम इस व्यंजक को सारणिक के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे डेल्टा बराबर 1/2 और सारणिक के अंदर पहली पंक्ति में x1 y1 1, दूसरी पंक्ति में x2 y2 1 और तीसरी पंक्ति में x3 y3 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ टिप्पणियां देखते हैं। पहली है दोस्तों, क्योंकि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि है तो हम सदैव सारणिक का निरपेक्ष मान लेते हैं। दूसरा, यदि क्षेत्रफल दिया हो तो गणना के लिए सारणिक का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा, 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, यानी अगर आपके पास बिंदु कुछ इस प्रकार है जो कोलिनियर है या संरेख बिंदु है, इस बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और एक उदाहरण देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष है 3,8 माइनस 4,2 और 5,1। चलिए दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा डेल्टा बराबर 1/2 और यह सब सारणिक के अंदर बराबर 1/2 और हम इसको हल करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, जिसका हमें मान मिलेगा 61/2। चलिए दोस्तों देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। हमने सारणिकों के गुणधर्म पढ़े और त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा। आशा करती हूँ आपको सब समझ आया होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम आपके अध्याय वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक जीन की वंशागति और मेंडल के वंशागति के नियमों को पढ़ा था। इस वीडियो में हम मेंडेलियन सिद्धांतों के अपवाद और 2 जीनों की वंशागति को समझेंगे। तो चलिए मेंडेलियन सिद्धांतों के अपवाद से शुरू करते हैं। अब मेंडेलियन सिद्धांतों के 2 अपवाद हैं। पहला है अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा है सहप्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस। तो चलिए अपूर्ण प्रभाविता को सबसे पहले समझते हैं। अपूर्ण प्रभाविता में जीन के दोनों अलील अपूर्ण या आंशिक रूप में व्यक्त होते हैं, जिससे कि संतति मध्यवर्ती या अलग फिनोटाइप दिखाता है। अब इसको हम स्नैपड्रैगन के पुष्पों के उदाहरण से समझेंगे। अगर आप इन पुष्पों को देखें तो ये पुष्प गुलाबी रंग में, लाल रंग में और श्वेत रंग में आपको मिल सकते हैं। यही फूलों के रंग का लक्षण हम इस उदाहरण में लेंगे। आइए अब इसको समझने के लिए हम इनका क्रॉस करवाएंगे। तो यहाँ पर जो जनक पीढ़ी होगी वो है लाल पुष्पी पौधे और दूसरी ओर होगा श्वेत पुष्पी पौधे। लाल पुष्पी पौधों के जीनोटाइप है बड़ा आर और श्वेत पुष्पी पौधों का जीनोटाइप है छोटा आर। अब इसका क्रॉस कराने पर हमको F1 पीढ़ी में सारे लाल पुष्पी पौधे मिलने चाहिए क्योंकि वे प्रभावी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हमें सारे गुलाबी पुष्पी पौधे मिलते हैं जो कि एकदम ही अलग है जनकों से। इससे हमें यह पता चलता है कि प्रभावी एलील की कंडीशन यहाँ पर नहीं लगती क्योंकि दोनों ही एलील आंशिक रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं, जिससे कि एक अलग रंग का पुष्पी पौधा उत्पन्न हो रहा है जो कि है गुलाबी रंग का। यही अपूर्ण प्रभाविता है। और अगर हम इस F1 पीढ़ी के पुष्पों का स्वपरागण करा दे तो हम F2 पीढ़ी को देखेंगे और इसको हम पनिट वर्ग से समझेंगे। तो जो F1 पीढ़ी के
युग्मक होंगे उनको हम यहाँ पे लिख देंगे नर युग्मकों को, जो कि होगा बड़ा आर छोटा आर, और मादा युग्मकों को हम यहाँ पे लिख देंगे जो कि सेम यही होंगे, बड़ा आर छोटा आर। तो अगर हम इसका क्रॉस कराते हैं तो हमको मिलेगा बड़ा आर, इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा आर छोटा आर, इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा आर छोटा आर, और इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा छोटा आर छोटा आर। तो अगर हम इसके फिनोटाइप अनुपात की बात करें जो कि लाल, गुलाबी और श्वेत के बीच में है, तो वो हमको मिलेगा 1:2:1, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो जो लाल पुष्पी पौधा है उसके जीनोटाइप है बड़ा आर, गुलाबी पुष्पी पौधों के जीनोटाइप है बड़ा आर छोटा आर, जो कि हमें यहाँ पे 2 मिले हैं, और श्वेत पुष्पी पौधों के जीनोटाइप है छोटा आर। और अगर हम इसके जीनोटाइप अनुपात की बात करें तो वो भी 1:2:1 आएगा। लेकिन यहाँ पे फिनोटाइप अनुपात चेंज हो गया है, क्योंकि मेंडल को ये फिनोटाइप अनुपात 3:1 मिला था, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ही चेंज हो गया है। इसीलिए अपूर्ण प्रभाविता मेंडल के सिद्धांतों को फॉलो नहीं कर रहे, ये अपवाद है। आइए अब सप्रभाविता को समझ लेते हैं। सप्रभाविता में दोनों एलील एक ही समय में व्यक्त हो जाती है, जिससे F1 पीढ़ी का फिनोटाइप दोनों जनकों के जैसा दिखता है। अब इसको हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के उदाहरण से समझेंगे, और इसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो एंटीजन की वजह से निर्धारित किए जाते हैं, और एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में एंटीजन शर्करा होती है। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। अब जो ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है ये जीन आई से नियंत्रित होती है, और जीन आई के पास 3 एलील होते हैं, जिसमें कि जो सबसे पहला है उसे हम कहते हैं आई ए, दूसरे को कहते हैं आई बी, और तीसरा है छोटा आई। यहाँ पर जो आई ए और आई बी एलील है ये प्रभावी एलील है, और ये कुछ भिन्न प्रकार की शर्करा उत्पादन करते हैं। और जो छोटा आई है ये अप्रभावी एलील है जो कि शर्करा का उत्पादन नहीं करता। अब आप सभी को पता ही होगा कि मनुष्य द्विगुणित होते हैं, तो इन तीनों एलील में से किसी 2 एलील किसी व्यक्ति में मौजूद हो सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति में आई ए और छोटा आई एलील मौजूद है तो सिर्फ आई ए अभिव्यक्त होगा, क्योंकि वो यहाँ पे प्रभावी है। और अगर किसी व्यक्ति के पास आई बी और छोटा आई एलील है तो सिर्फ आई बी अभिव्यक्त होगा। और अगर किसी व्यक्ति के पास ये दोनों आई ए आई बी एलील हैं जो दोनों ही प्रभावी हैं, तो दोनों ही एलील यहाँ पर अभिव्यक्त होंगे। यही सहप्रभाविता है, क्योंकि ये साथ में अभिव्यक्त हो रहे हैं। अब सहप्रभाविता को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि जनक ए से जो हमको एलील मिल रहा है वो है आई ए, और जनक 2 से जो हमको एलील मिल रहा है वो है आई बी। तो जब इनका क्रॉस कराएंगे तो आई ए और आई बी हमारे पास आएगा, और ये दोनों ही प्रभावी हैं, तो ए बी ब्लड टाइप मिलेगा हमको। और अगर हमें जनक ए से आई ए एलील मिल रहा है, जनक 2 से हमको छोटा आई एलील मिल रहा है, तो इनका क्रॉस कराने पर हमको आई ए और छोटा आई मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद जो ब्लड ग्रुप होगा वो हमको मिलेगा ए टाइप का, क्योंकि यहाँ पर आई ए ही सिर्फ एक्सप्रेस होगा, छोटा आई यहाँ पर अप्रभावी है। और एक और तरह का हम केस देख लेते हैं कि जहाँ पर हमें जनक 1 से छोटा आई एलील मिल रहा है और जनक 2 से भी हमको छोटा आई एलील मिल रहा है। तो इसके क्रॉस कराने पर हमको छोटा आई और छोटा आई इसी संतति में देखने को मिलेगा, तो फिर इसका जो ब्लड टाइप होगा वो होगा ओ टाइप का। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और 2 जीनों की वंशागति को समझते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक जीन की वंशागति को समझा था, यहाँ पर हम 2 जीनों की वंशागति को देखेंगे। तो इसको समझने के लिए हम मेंडल का प्रयोग देखेंगे, जिसमें कि उन्होंने द्विसंकर क्रॉस कराया था। अब द्विसंकर क्रॉस क्या होता है अब हम उसको समझ लेते हैं। एक क्रॉस जिसमें एक बार में 2 लक्षणों को शामिल किया गया हो। आइए अब इसको समझने के लिए हम मेंडल के प्रयोग को देख लेते हैं, जिसमें कि उन्होंने गोल पीला बीज वाला पौधा लिया था जिसके जीनोटाइप थे बड़ा आर बड़ा वाई। यहाँ पर जो बड़ा आर है वो प्रभावी एलील है जो कि गोल विशेषक को दिखा रहा है,
और जो यहाँ पे बड़ा Y है वो भी प्रभावी एलील है, जो कि पीला रंग बीज का दिखा रहा है। और इसका मेंडल ने क्रॉस किया था झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे के साथ, जिसके जीनोटाइप है छोटा r, छोटा r, छोटा y, छोटा y। यहाँ पर छोटा r और छोटा y दोनों ही अप्रभावी एलील हैं। अब अगर हम इसकी युग्मकों को देख लें तो जो गोल पीले बीज वाले पौधे का युग्मक होगा वो होगा RY, और जो झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे का जो युग्मक होगा वो होगा छोटा r, छोटा y। तो अगर हम इसका क्रॉस करवा दे तो हमको सारे F1 पीढ़ी में पौधे मिलेंगे गोल पीले बीज वाले, जिसका जीनोटाइप होगा बड़ा R, छोटा r, बड़ा Y, छोटा y। अब दोस्तों हम F1 पीढ़ी के कुछ पौधों का स्वपरागण कराएंगे। तो यहाँ पर मैं पनेट स्क्वायर बना देता हूँ, यानी कि पनेट वर्ग मैं यहाँ पर बना देता हूँ, और यहाँ पर मैं F1 पीढ़ी के जीनोटाइप को लिख देता हूँ, जो कि है बड़ा R, छोटा r, बड़ा Y, छोटा y। तो अगर आप इसके नर युग्मकों की बात करें तो वो होंगे बड़ा R, बड़ा Y, छोटा r, बड़ा Y, बड़ा R, छोटा y, और छोटा r, छोटा y। और इसके मादा युग्मक भी यही होंगे बड़ा R, बड़ा Y, छोटा r, बड़ा Y, बड़ा R, छोटा y, छोटा r, छोटा y। तो अब हम इसको सीधा साधा क्रॉस करा देंगे जैसे कि हमने पहले किया था। तो इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा R, बड़ा R, बड़ा Y, बड़ा Y। इसका क्रॉस कराने पर आप मुझे बताइए कि क्या मिलेगा। हाँ, इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा R, छोटा r, बड़ा Y, बड़ा Y। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा R, बड़ा R, बड़ा Y, छोटा y। और इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा R, छोटा r, बड़ा Y, छोटा y। आप चाहें तो साथ साथ इसको अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा मेरे से पहले इस पनेट वर्ग को फिलअप करने का। तो चलिए बाकी का हम भर देते हैं। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा R, छोटा r, बड़ा Y, बड़ा Y। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा छोटा r, छोटा r, बड़ा Y, बड़ा Y। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा R, छोटा r, बड़ा Y, छोटा y। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा छोटा r, छोटा r, बड़ा Y, छोटा y। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा R, बड़ा R, बड़ा Y, छोटा y। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा R, छोटा r, बड़ा Y, छोटा y। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा R, छोटा y, छोटा y। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा R, छोटा y, छोटा y। तो इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा R, छोटा r, बड़ा Y, छोटा y। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा छोटा r, छोटा r, बड़ा Y, छोटा y। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा R, छोटा r, छोटा y, छोटा y। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा छोटा r, छोटा r, छोटा y, छोटा y। अब हमें इसका फिनोटाइपिक अनुपात निकालना है, तो उसको हम थोड़ा सरल करने के लिए मैं सीधा यहाँ पर इसके फिनोटाइप को लिख देता हूँ कि हमको क्या मिला। तो हमें इसे देखकर यहाँ बताना है कि कितने हमें गोल पीले बीज वाले पौधे मिले, कितने हमें गोल हरे बीज वाले पौधे मिले। ऐसे ही करके हमें सारा इसको बताना है। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा लिख देता हूँ कि यहाँ पर हमको गोल पीले 9 पौधे मिले, यहाँ पर हमें गोल हरे 3 पौधे मिले, झुर्रीदार पीले बीज वाले हमको मिले यहाँ पर 3, आप चाहे तो गिन सकते हैं उनको। और यहाँ पर हमें झुर्रीदार हरे पौधे 1 मिला बस यहाँ पर हमको। तो इसका जो फिनोटाइप अनुपात होगा वो होगा 9:3:3:1। अब दोस्तों हम यहाँ पर इन दोनों लक्षणों को जो हमने लिया था, बीज का रंग और बीज का आकार को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ बीज का रंग लिख देता हूँ, और यहाँ पर जो पीले बीज वाले पौधे थे वो थे 12, और हमें हरे बीज वाले पौधे जो मिले वो थे 4। तो अगर आप इसको भाग करेंगे इसको, तो हमें जो रेशियो मिलेगा वो होगा 3:1 का। और यहाँ दूसरी तरफ मैं बीज का आकार लिख देता हूँ, जो कि दूसरा लक्षण था। तो इसमें जो गोल आकार के बीज मिले हमको वो थे 12, और यहाँ पे झुर्रीदार बीज वाले पौधे हमको मिले वो थे 4। तो अगर आप इसको भी भाग करेंगे और इसका अनुपात निकालेंगे तो वो होगा 3:1, जो कि बिल्कुल एकल संकर क्रॉस की तरह है, क्योंकि वहां पर भी हमको यही फिनोटाइप अनुपात मिला था 3:1 का।
तो इन्हीं आधारों पर मेंडल ने एक और नियम को प्रस्तावित किया, जो था स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम। यह नियम कहता है कि जब किसी संकर में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। इस वीडियो में हमने मेंडेलियन सिद्धांतों के अपवादों को पढ़ा और साथ ही में हमने दो जीनों की वंशागति को भी समझा। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 3 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, सहलग्नता और पुनर्योजन, बहुजीनी वंशागति और बहुप्रभाविता को समझेंगे। धन्यवाद। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे। क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर, चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ, हम उठा लेते हैं। चल। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान, उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा, आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। और मास्टर साहब,
आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।